स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल ITI एजुकेशन में। और जैसा कि हमारी जो सीरीज चल रही है ITI एजुकेशन के द्वारा NCBT ऑनलाइन के द्वारा दिए गए क्वेश्चनों को सॉल्व करने की, तो आइए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बायर्स, जॉइंट्स, सोल्डरिंग, भूमिगत केबल के कुछ MCQ क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चनों को। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा हमारे स्क्रीन में जो पहला क्वेश्चन आया है, नियॉन लैंप पर विद्युत धारा का क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपको समझना होगा ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव और गैस आयनीकरण प्रभाव। तो आप जानते होंगे नियॉन लैंप जो है इनके अंदर गैस भरी होती है और इनके आयन के कारण ये प्रभाव होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा गैस आयनीकरण प्रभाव। चलिए समझते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। तो जैसा कि आपके सामने स्क्रीन में प्रदर्शित है एक नियॉन लैंप। आपने इस नियॉन लैंप को हमारे टेस्टरों में ज़रूर देखा होगा, जो फेस टेस्टर होते हैं, एक इलेक्ट्रीशियन का प्रमुख औजार है। तो जब ग्लास ट्यूब के कुछ भाग से इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं तो वह आयनित होने लगते हैं और प्रकाश की किरणें उत्सर्जित होने लगती है। धारा का यह प्रभाव नियॉन लैंप, फ्लोरोसेंट ट्यूब, सोडियम वेपर लैंप, मरकरी लैंप में उत्पन्न होता है और इस प्रभाव को हम कहते हैं गैसों का आयनीकरण प्रभाव। तो जैसा कि आपके सामने दिख रहा होगा एक नियॉन लैंप है। तो नियॉन लैंप में नीचे जो आपको दिख रहे होंगे दो बायर लीड्स होते हैं, इनमें इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ग्लास बल्ब होता है और इनके अंदर जो भरी होती है वहाँ नियॉन गैस भरी हुई होती है। चलिए देखते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वह है माइक्रोमीटर का पाठ्यांक क्या है। तो आपके सामने एक चित्र दिया गया है जिस पे हमें माइक्रोमीटर का पाठ्यांक बताना है। तो आप देख रहे होंगे जो हमारा मुख्य स्केल है उसमें 4.5 के पास है और जो हमारी दूसरी स्केल है उसमें 0.5 है। तो 4.5 प्लस 0.05, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा 4.55। तो ये सही आंसर है। तो चलिए फिर से हम देख लेते हैं कि दिए गए चित्र में माइक्रोमीटर का जो पाठ्यांक है वह 4.5 mm को प्रदर्शित कर रहा है। और मैं भी आपको ये बता दूं कि माइक्रोमीटर को हम mm में प्रदर्शित करते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसमें ये कहा गया है कि मानक तार गेज अर्थात HWG में तार के आकार को मापने के लिए संभावित सीमा क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार बहुत से एग्जामों में पूछा गया है। जो HWG होता है उसमें जो सबसे बड़ा तार है वह 0 का और जो सबसे छोटा तार होता है वह 36 का होता है। तो इसका जो सही आंसर है वह आएगा 0 से 36। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा दूं कि हमारे पास कुछ इस प्रकार का HWG देखने को मिलता है, जिसमें 0 जो होती है वह सबसे बड़ी माप होती है और 36 जो होती है वह सबसे छोटी माप होती है। इसका उपयोग हम किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए उपयुक्त व्यास के तार का चयन करने के लिए करते हैं। तो आपके सामने एक HWG दिख रहा होगा आपको और सबसे बड़ा 0 और सबसे छोटा 36। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चौथा क्वेश्चन हमसे पूछा है कौन सा विद्युत उपकरण अधिक अतिरिक्त धारा संरक्षण है। मतलब कि हमसे क्वेश्चन ने ये पूछा है कि इनमें से कौन सा ऐसा विद्युत उपकरण है जो अधिक अतिरिक्त धारा का संरक्षण करता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कार्टेज फ्यूज यहाँ छोटे के लिए होते हैं, MCB और HRC फ्यूज ये भी। लेकिन हम बात करें पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज की तो यह अधिक और अतिरिक्त धारा का संरक्षण करता है क्योंकि इसमें तार बांधा जाता है और वह उस पर निर्भर करता है। तो बिल्कुल सही आंसर है हमारा। चलिए इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको जानकारी देते हैं। पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज में धारा संरक्षण फ्यूज बांधने वाले तार पर निर्भर होती है। जिस तरह का तार काम में लिया जाता है उस उपकरण की सुरक्षा भी उसी पर निर्भर होती है। जितना मोटा तार होगा उसकी करंट रेटिंग भी उतनी अधिक होगी। तो आपके सामने दिख रहा होगा, इसे हम साधारण भाषा में ग्रिप भी कहते हैं। और ये जो फ्यूज आपको दिख रहा है इसमें हम तार बांधकर फ्यूज डालते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमसे कहता है 16 एम्पियर केबल की धारा क्षमता क्या होगी यदि यह अधिक
अतिरिक्त धारा सुरक्षा द्वारा संचरित है। तो देखिए मैं आप लोगों को बता दूं 16 एम्पियर केबल की अगर हम बात करें तो 16 एम्पियर की केबल में जो 13 एम्पियर से अगर अधिक धारा प्रवाहित होगी तो फ्यूज टूट जाएगा। इसलिए अगर हमसे पूछा जाए कि अधिक अतिरिक्त कितनी धारा सुरक्षा संरक्षित होगी तो इसका सही आंसर होना चाहिए 13 एम्पियर। तो आप गलती मत कीजिएगा और 15 एम्पियर मत कीजिएगा। आपको लगता है कि 16 से कम है 15, लेकिन इसका सही आंसर जो होगा वह 13 एम्पियर होगा। चलिए इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। 16 एम्पियर केबल की धारा क्षमता 13 एम्पियर तक होगी क्योंकि यह अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा द्वारा संचरित है, इसलिए इसमें से 13 एम्पियर से कम धारा का प्रवाह सुरक्षित होगा। जैसे ही 13 एम्पियर से अधिक धारा गुजरेगी तो इसके साथ लगा फ्यूज टूट जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है कि दिए गए चित्र में ये एक अंडरग्राउंड केबल है, इसमें हमें बताना है कि ये एक्स भाग जो चिन्हित किया गया है ये क्या है। तो आप लोगों को मैं इसके बारे में पूरी जानकारी दे दूं, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं यह जो चित्र है यह ब्रेडिंग का चित्र है और यह हमारी अंदर के इंसुलेशन की रक्षा करता है। तो चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। तो बिल्कुल सही आंसर है बेडिंग। चलिए इसके बारे में भी मैं थोड़ी सी बात बता दूं। तो जो हमारी अंडरग्राउंड केबल है इसका उपयोग हम अंडरग्राउंड वायरिंग के लिए करते हैं और इसके प्रमुख भाग होते हैं। तो चलिए सबसे पहला जो पीछे से शुरू करते हैं, तो पीछे सबसे पहला जो भाग होता है वो सर्विंग होता है, जो कि इसकी आउटर लेयर होती है और यहाँ आर्मरिंग की रक्षा करती है। इसके बाद जो होता है वो बेडिंग होता है। बेडिंग के बाद देखने को मिलेगा सीथ के बाद इंसुलेशन और इंसुलेशन के बाद हमारे होते हैं कंडक्टर। तो अभी हमसे जो एक्स पूछा था वहाँ था बेडिंग। बेडिंग जो है यहाँ आप देख सकते होंगे ये बेडिंग वाला भाग है जो कि तीसरे नंबर का है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, इस लूप टेस्ट से यूजी केबल को किस प्रकार के फॉल्ट का पता लगाया जाता है। तो देखिए यूजी केबल की अगर हम बात करें तो ये शॉर्ट सर्किट फॉल्ट का टेस्ट लगाने का टेस्ट है। तो हम देख सकते हैं लूप टेस्ट, इसका शॉर्ट सर्किट आंसर आएगा। तो शॉर्ट सर्किट बिल्कुल सही आंसर है। तो यह टेस्ट यूजी केबल में शॉर्ट सर्किट दोष को दूर करने में किया जाता है। फॉल्ट होने पर इसमें लगे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होने लगता है। तो गैल्वेनोमीटर दिख रहा होगा आपको, इसमें डिफ्लेक्शन आपको दिखने लगेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है ये बहुत ही, और यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं ये ITI TO के एग्जाम में भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन था। तो इसका जो सही आंसर आएगा वह आएगा नॉटेड टेप जोड़। विभिन्न प्रकार के जोड़ होते हैं और जो आपके सामने जो जोड़ बनाया गया है यहाँ नॉटेड टेप जोड़ है। और नॉटेड टेप जोड़ की अगर मैं व्याख्या करूं तो जब हमें अत्यधिक खिंचाव को भी सहन करवाना हो तब हम इस प्रकार के जोड़ का निर्माण करते हैं। तो याद रखिएगा तनन प्रतिबल ले जाने के लिए यह जोड़ बिल्कुल उपयुक्त होता है। तो इसे हम नॉटेड टेप जोड़ कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 32 एम्पियर की रेटेड केबल की धारा वहन क्षमता क्या होगी यदि वह रिवायरेबल फ्यूज द्वारा संरक्षित है। अब देखिए इस क्वेश्चन ने हमसे कहा है कि 32 एम्पियर रेटेड केबल की धारा वहन और रिवायरेबल फ्यूज भी है। तो 32 एम्पियर से थोड़ा कम होना चाहिए। तो 32 एम्पियर से इसमें थोड़ा कम की बात करें तो देखिए 39 तो ज़्यादा हो गया, ये तो हो नहीं सकता। तो इससे थोड़ा कम की बात करें तो 26 एम्पियर इसका उपयुक्त आंसर आएगा। तो आंसर है, क्वेश्चन का आंसर आया 26 एम्पियर। तो देखिए पढ़ते हैं हम इसके बारे में थोड़ा सा। 32 एम्पियर रेटेड केबल अधिकतम 32 एम्पियर तक धारा वहन कर सकता है। उपयुक्त विकल्प में से 26 एम्पियर धारा वह अधिकतम मान है जिससे यह केबल वहन कर सकती है। 32 एम्पियर से अधिक धारा पर इसके साथ लगा फ्यूज टूट जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपको चित्र के माध्यम से दिखाया जा रहा है। एक सोल्डरिंग विधि है और आपसे पूछा है कि यह किस प्रकार की सोल्डरिंग विधि है। तो जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा डिप सोल्डरिंग तो हम कब करते हैं जब हमें बहुत सारी PCB पर कंपोनेंट लगाना होता है। सोल्डरिंग आयरन की बात करें तो सोल्डरिंग आयरन सबसे ज़्यादा प्रचलित और इलेक्ट्रीशियन लोग सबसे ज़्यादा करते हैं कंपोनेंट को जोड़ने के लिए। सोल्डरिंग गन की बात करें तो हाँ यह विधि जो है यह सोल्डरिंग गन है और हमें दिख भी रही है। सोल्डरिंग गन मेथड है ये कहीं भी ऊपर जहां हम नीचे किसी वस्तु को नहीं ला सकते और ऊपर की ऊपर हमें करना हो तब हम इस विधि का उपयोग करते हैं। ज्वाला के साथ सोल्डरिंग की बात करें तो ज्वाला के साथ सोल्डरिंग हम लोहे के पाइपों को या बॉडी सुधारने में या गाड़ी की वाहनों की बॉडी को सुधार करने में करते हैं। तो चलिए इसका सही आंसर है सोल्डरिंग गन। तो देखो आपके चित्र में भी दिख रहा है ये इस प्रकार की सोल्डरिंग गन होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है
केबल बिछाने में कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्रों में उपयुक्त है? देखिए, कंजस्टेड एरियाओं में अगर हमें केबल बिछाना है तो हम ऐसे पाइप का यूज़ करते हैं जो आसानी से मुड़ जाए, और वे पाइप होते हैं डक्ट पाइप। तो डक्ट पाइप इसका सही आंसर होगा। चलिए, ये थोड़ा सा बाय मिस्टेक गलत ऑप्शन दब गया। तो ये देख सकते हो आप कि ये डक्ट पाइप होते हैं और इन्हीं में हम केबल को ले जाते हैं संकरे स्थानों पर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एल्यूमिनियम चालकों में सोल्डरिंग करने के लिए किस प्रकार के सोल्डर फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, अगर हम एल्यूमिनियम चालकों की बात करें तो देखिए, एल्यूमिनियम चालकों में हम कैरेलाइट का यूज़ करते हैं। तो आपको याद रखना है कि जिस प्रकार सोल्डरिंग फ्लक्स एल्यूमिनियम चालकों में कैरेलाइट होगा, तो इसका सही आंसर कैरेलाइट है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है, कुचालक प्रतिरोध की इकाई क्या है? देखिए, प्रतिरोध की इकाई तो ओम है, लेकिन अगर कुचालक की बात करें तो कुचालक प्रतिरोध में बहुत ही अधिक प्रतिरोध होता है, जो कि मेगा ओमों में होता है। तो मेगा ओम इसका सही आंसर होगा। तो देख सकते हैं आप, कुचालक प्रतिरोध का मान बहुत अधिक होने के कारण इसकी इकाई मेगा ओम हो गई है, और 1 मेगा ओम बराबर 10⁶ ओम होता है। और इसे हम, जो कुचालक का प्रतिरोध है, इसको हम चेक करने के लिए मेगर का यूज़ करते हैं। तो ये भी आपको जानकारी याद होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तांबे के परमाणु के आबंध चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो देखिए, तांबा जो है, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वह होता है 29। तो 2, 8, 18, मतलब कि अगर हम बात करें तो 10 और 8 18, 18 बोले तो 28। तो बाहरी कोष्ठ में इसमें 1 इलेक्ट्रॉन शेष बचेगा, तो इसका जो सही आंसर होगा वह 1 होगा। तो चलिए बात करते हैं। तो देख सकते हैं आप, एक डायग्राम के माध्यम से समझाया गया है आपको कि तांबे के परमाणु आबंध में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। इसे हम बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन भी कहेंगे, और यह आसानी से मुक्त हो जाता है। इसके कारण हम, तांबा जो होता है एक अच्छा चालक होता है। तो आप देख सकते हैं तांबे का जो परमाणु क्रमांक होता है वह 29 होता है। इसी प्रकार चांदी की बात करें तो चांदी का भी परमाणु क्रमांक 47 होता है, जो कि 47 होता है। सोने की बात करें तो सोने का परमाणु क्रमांक 79 होता है। ये तीनों के तीनों बहुत ही अच्छे चालक कहे जाते हैं, और आप देख सकते हैं इनके सबके बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन शेष होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि बेल्डेड भूमिगत केबल में एक्स इंगित करता है। तो देखिए, बेल्डेड केबल हमारे सामने प्रदर्शित है, और आउटर लेयर के बाद वाला जो भाग होता है उसे हम लेड सील्ड कहते हैं, लेड सीथ। तो देखिए, इसमें से तीसरा ऑप्शन लेड सीथ का है, तो बिल्कुल सही जवाब है। चलिए इसके बारे में भी थोड़ा सा समझते हैं। तो आपके सामने एक डायग्राम मैंने रखा हूँ बेल्डेड भूमिगत केबल का। इसके जो सबसे बाहरी भाग होती है, जो कि आपको ब्लैक कलर में दिख रही होगी बाहर की ओर, इसे हम आउटर सील्ड कहते हैं। इसके बाद का जो भाग होता है उसे हम लेड सीट कहते हैं। इसके बाद का जो नीला कलर का आपको भाग दिख रहा होगा उसे पेपर बेल्ट कहते हैं। पेपर बेल्ट के अंदर कंडक्टर होते हैं, और कंडक्टर से पहले सफ़ेद कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है उसे हम इंसुलेशन कहते हैं। और ये पूरा का पूरा हमारा बेल्डेड केबल कहलाता है। तो इसमें आपको बहुत ध्यान से इसके समझना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिजली की मात्रा की इकाई क्या होती है? तो देखिए, बिजली की मात्रा बोले तो हम आवेश की बात कर रहे हैं, तो आवेश का जो मात्रक होता है वह कूलाम होता है। तो बिजली की मात्रा की इकाई को कूलाम कहेंगे। कूलाम बिजली की वह मात्रा है जो 1 एम्पियर में स्थिर धारा प्रवाहित होने पर किसी परिपथ के किसी भी बिंदु को 1 सेकंड में पार कर जाती है। कूलाम का जो सूत्र होता है वह धारा गुणित समय होता है, या हम इसे Q से प्रदर्शित करते हैं, Q बराबर I × T। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या होगा यदि वोल्ट मीटर को अमीटर की तरह जोड़ा जाएगा? तो सिंपल सी बात है, हम इलेक्ट्रीशियन के साथ रहे, हमें पता है वोल्ट मीटर को अगर हम अमीटर में जोड़ दें तो वह कम पाठ्यांक दिखाएगा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि वोल्ट मीटर जो है वह समांतर क्रम अर्थात पैरेलल क्रम में जोड़ा जाता है, जबकि जो अमीटर है वह श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यदि वोल्ट मीटर को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिए तो वह कम पाठ्यांक प्रदर्शित करेगा। तो इसका सही आंसर होगा कम पाठ्यांक प्रदर्शित करेगा। तो जैसा कि आपने देखा है, चित्र में भी लिखा हुआ है, अमीटर सदैव श्रेणी क्रम में तथा वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यदि दोनों को अमीटर की तरह श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तो वोल्ट मीटर कम पाठ्यांक तथा अमीटर कोई विचलन नहीं देगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। हमसे अगला क्वेश्चन पूछा है, ओवरहेड लाइनों में कंडक्टर की लंबाई बढ़ाने के लिए किस प्रकार के जोड़ का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, हमारे सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर हमें ओवरहेड की लंबाई बढ़ानी है तो इसके लिए वेस्टर्न यूनियन जोड़ का हम उपयोग करेंगे। तो ओवरहेड लाइनों में कंडक्टर की लंबाई बढ़ाने के लिए वेस्टर्न यूनियन जोड़ का उपयोग किया जाता है। तो देख सकते हैं आप, कुछ इस प्रकार से वेस्टर्न यूनियन जोड़ बनाया जाता है। सबसे पहले 2 केबलों को लिया जाता है और तथा एक दूसरे पर उन्हें लपट दिया जाता है, और जो बाद में कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई देता है। तो चलिए
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि इस जोड़ का क्या नाम है। तो देखिए आपके सामने एक जोड़ प्रदर्शित किया गया है। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, और ITI इससे लेकर बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछती है। तो देख सकते हैं इस जोड़ का क्या नाम है। तो यहाँ जोड़ एक दूसरे के ऊपर लपटा हुआ है, एक दूसरे के ऊपर लपटा हुआ है। जिस प्रकार एक दूसरे से हम जुड़ जाते हैं शादी के विवाह में, इसी प्रकार ये दोनों भी जुड़ गए, इसलिए इसका जोड़ का नाम होगा मैरिड जोड़। तो यहाँ मैरिड जोड़ है। इसका उपयोग हम चालकता अधिक और यांत्रिक मजबूती कम होती है इस जोड़ की, है ना। अगर चालकता हमें ज़्यादा चाहिए लेकिन इसकी यांत्रिक मजबूती कम होती है, इसका उपयोग हम ज़्यादातर वायरिंग में करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है XLPE केबल का पूर्ण रूप है। तो देखिए XLPE केबल अगर हम देखें तो X से स्टार्ट होता है, लेकिन इसका नाम X नहीं होता। इसे हम कहते हैं क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन। तो आपको ध्यान रखना है XLPE का जो नाम होता है क्रॉस्ड लिंक पॉलीएथिलीन होता है ना। यह केबल पर लगने वाले कुचालक प्लास्टिक का एक प्रकार होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्रिटानिया टी जोड़ का क्या उपयोग है। तो देखिए ब्रिटानिया टी जोड़ का क्या उपयोग है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि ब्रिटानिया टी जोड़ की अगर हम बात करें तो ब्रिटानिया टी जोड़ हमें सिरोपरी लाइन में सेवा जुड़ाव हेतु जोड़ता है ना। तो हम इसका कह सकते हैं कि ये ओवरहेड लाइन में हमें यूज़ करते हैं ब्रिटानिया टी जोड़ का। तो देख सकते हैं ब्रिटानिया टी जोड़ कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है इस औजार का क्या नाम है। तो देखिए ये औजार जो है यहाँ लगाने के लिए कार में आता है और इसे हम क्रिम्पिंग टूल्स कहते हैं। तो चलिए इसका सही आंसर है। चलिए मैं इसको रंगीन डायग्राम भी दिखा दूं। क्रिम्पिंग टूल्स एक ऐसा उपकरण होता है जिसका उपयोग तारों और कंडक्टर के बीच ठंडे बेल्ट जोड़ को बनाने में होता है। इसके द्वारा तारों के सिरों पर लगाई जाती है ना। तो लगाने के लिए हम क्रिम्पिंग टूल का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है भूमिगत केबल में कौन सा भाग धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है। तो देखिए इसको मैं एक बार फिर से पढ़ूंगा और फिर से, क्योंकि मैंने इसका पहले भी क्वेश्चन आपको बता चुका हूं कि अगर हमसे पूछा है भूमिगत केबल में कौन सा भाग धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है, तो देखिए वह भाग है बेडिंग। तो इसका सही आंसर होगा बेडिंग। इससे पहले भी इस क्वेश्चन को हमने देख चुके थे। तो देख सकते हैं आप भूमिगत केबल में बेडिंग जो है ये तीसरे नंबर का जो है ये जालीनुमा होता है और यहाँ हमारे धात्विक कवच को जो सील्ड है हमारी उसको बचाता है। तो चलिए इसे भी बढ़ाते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। भूमिगत केबल में सर्विंग परत का क्या उपयोग है। तो देख सकते हैं आप अभी हमने देखा सर्विंग परत को भी देखा था। तो सर्विंग परत जो होती है आर्मिंग को वायुमंडलीय स्थिति से बचाने का कार्य करती है। तो फिर से आपको वही डायग्राम दिखा देता है। सर्विंग देखिए जो बाहर की आउटर परत है ये इसे कहते हैं और इसके जस्ट पहले जो होती है वह आर्मिंग होती है। इसको वायुमंडलीय स्थिति से बचाने का कार्य करती है सर्विंग। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 25वां क्वेश्चन मात्रा उत्पादन और टिनिंग कार्य के लिए सोल्डरिंग की किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो देखिए सोल्डरिंग की टिनिंग के लिए आपको डायरेक्ट याद रखना है टिनिंग के लिए हम डिप सोल्डरिंग का यूज़ करते हैं और एक साथ इसका उपयोग बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियों में होता है और एक साथ बहुत सारे कंपोनेंट को लगाने के लिए किया जाता है। तो बड़े स्तर पर उत्पादन और टिनिंग कार्य के लिए पीसी पर कंपोनेंट को सोल्डरिंग करने के लिए डिप सोल्डरिंग काम में ली जाती है जो कि ऑटोमेटिक मशीनों के द्वारा की जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विस्तार लाइन के लिए कौन सा कंडक्टर सबसे ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में आप लोगों ने भी देखा होगा सबसे ज़्यादा उपयोग में लाया जाने वाला बेयर कंडक्टर होता है। तो एल्यूमिनियम का होता है। देख सकते हैं आप कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं ये बेयर कंडक्टर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है गैल्वेनीकृत लोहे के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। तो देखिए गैल्वेनीकृत लोहे के लिए अगर हम बात करें जिससे पहले की हमने पढ़ा था एल्यूमिनियम के लिए, तो एल्यूमिनियम के लिए हमने किस फ्लक्स का उपयोग किया था केरालाइट का, जबकि लोहे के लिए हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का यूज़ करते हैं जो कि H2SO4 जिसका सूत्र होता है। इसमें अगर हम बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 90% और जल जो होता है वह 10% तक होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वाहनों की बॉडी सुधारने हेतु कौन सी सोल्डरिंग विधि लाई जाती है। तो मैंने अभी कुछ समय पहले ही आपको बताया था कि वाहनों की बॉडी सुधारने के लिए हम ज्वाला के साथ सोल्डरिंग को उपयोग में लाते हैं। तो ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। देखते हैं ज्वाला के साथ सोल्डरिंग किस प्रकार से होती है। तो देख सकते हैं आप वाहनों की बॉडी सुधारने के लिए ज्वाला के साथ सोल्डरिंग का उपयोग किया जाता है। वाहनों की बॉडी मिश्र धातुओं से मिलकर बनी होती है। फ्लेम द्वारा पीतल तथा एल्युमिनियम जैसी धातुओं को भी आसानी से सोल्ड किया जा सकता है।
चलिए बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। केबल के पीवीसी कुचालक का क्या होगा यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहती रहती है? तो देखिए, हमसे क्वेश्चन ने यह पूछा है कि अगर क्या होगा कि बहुत समय तक उसकी यह धारा बहते रहे। तो आप लोगों को भी समझना चाहिए कि अगर बहुत समय तक होगा तो कुचालक का जो प्रतिरोध है वह घट जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा कुचालक का प्रतिरोध घटेगा। तो अधिक समय तक लगातार धारा के बहाव से केबल के पीवीसी कुचालक का प्रतिरोध घट जाएगा और रेटेड धारा अधिक बहाव के साथ केबल शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। तो ये थे हमारे 29 क्वेश्चन जो कि केबल्स और सोल्डरिंग से संबंधित थे। एनसीवीटी आईटीआई द्वारा जारी एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूँगा कि आपको आज के क्वेश्चन पसंद आए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सेशन के साथ। धन्यवाद।